हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एलीट पावर कौन है, एक्सिस पावर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। एलीट पावर में हमारे आते हैं यूके, फ्रांस, जिसको लेटर ज्वाइन कर दिया गया था यूएसएसआर और यूएसए द्वारा इन 1941। एक्सिस पावर में कौन कौन आता है, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो एलीट पावर वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में हुई थी। अब इसको शुरुआत करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर को पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता चलता है कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में, फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू करते जाते हैं अपन। तो एक यहाँ से चैप्टर शुरू होता है हमारा। 1945 स्प्रिंग की बात है। एक जर्मन बॉय जिसका नाम हेलमत है, 11 साल का ये लड़का है, अपने बेड में पड़े हुए अपनी मम्मी पापा को सुन रहा था। और ये उनको सुनते हुए बोलते हुए सुन रहा था कि फादर बोल रहे थे कि हमें सिर्फ फादर को अपनी सुसाइड करनी चाहिए या पूरी फैमिली को सुसाइड करनी चाहिए। तो इस चीज़ को सुन के काफ़ी डर जाता है, सहम जाता है। बाद में हिज फादर स्पोक दैट, इसके पापा ने बाद में बोला कि जो फियर ऑफ रिवेंज है, जो रिवेंज का फियर है एलीट पावर द्वारा, वो हम पे इतना बुरा होगा कि जो हमने किया है क्रिपल्ड और ज्यूस के साथ। ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया है। नेक्स्ट डे क्या होता है, पूरी फैमिली जो है स्पेंड करती है अपना लास्ट हैप्पी टाइम। लेटर जो है हेलमत के जो फादर हैं वो सुसाइड कर लेते हैं वो अपने आप को खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेते हैं उनके ऑफिस में। हेलमत वॉज सो ट्रामेटाइज्ड, इस इंसिडेंट के बाद वो इतना ज़्यादा ट्रामेटाइज हो गया था कि उसने अपने घर पे खाना खाने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि 9 साल तक उसको ऐसा लगा कि कहीं मेरी मम्मी जो है मुझे खुद ही जहर दे के मार ना दे। आगे हेलमत के जो फादर हैं वो एक नाजी सपोर्टर थे, मतलब नाजी पार्टी को ज्वाइन कर रखा था उन्होंने, सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर थे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम समझेंगे वी विल अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़। जो सिस्टम था और स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ थे अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स फॉर नाजीज एंड अडोल्फ हिटलर व्यू पॉइंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन चीज़ों को जानेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। 1945 मई की बात है। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था एलीट पावर के लिए। एलीज मतलब एलीट पावर को सरेंडर कर दिया था जर्मनी ने। फिर इसके बाद ये देख रहे थे, एंटिसिपेटिंग का मतलब था कि व्हाट वाज कमिंग, ये इसको देख रहे थे। जर्मनी देख रहा था। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली, सबने सुसाइड कमिट कर ली थी अपने बर्लिन बंकर में अप्रैल में। जो उसके हिटलर था उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल है और उसकी पूरी परिवार ने एक साथ कलेक्टिवली बर्लिन बंकर में सुसाइड अटेम्प्ट करी। एट एंड ऑफ द वॉर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बिठाई गई न्यूरेमबर्ग में टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल। जो भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे जिन्होंने अगेंस्ट पीस के द्वारा जो भी इन्होंने कार्रवाई करी थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन सब के ऊपर प्रोसिक्यूशन लगाया गया फॉर वॉर क्रिमिनल्स, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग वॉर स्पेशली दोज एक्शंस, जर्मनी के जो कंडक्ट थे ड्यूरिंग वॉर स्पेशली दोज एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, रेस्ड सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। जर्मनी ने जो वॉर के दौरान में अलग अलग तरह से जो जेनोसाइडल वॉर करी थी, जो जेनोसाइड और वॉर को उन्होंने एक ही नाम दे रखा था, उसकी वजह से काफ़ी सारे मॉरल क्वेश्चन, सीरियसली मॉरल क्वेश्चन उठने लगे थे, एथिकल क्वेश्चन उठने लगे थे और पूरे वर्ल्ड वाइड में उनको कंडेमनेशन फेस करने को मिली। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम के अंडर शेडो में इन्होंने एक जेनोसाइडल वॉर शुरू कर दी थी विच रिजल्टेड इन मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। 6 मिलियन ज्यूज, 6 मिलियन ज्यूज का मतलब है 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग होते हैं। 60 लाख ज्यूज मारे गए थे। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस मारे गए थे। 2 लाख जिप्सीज मारे गए थे। पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है जिसको रेशियल बैकग्राउंड पे उनको बताया गया था। 70,000 जर्मन मारे गए थे, वो जर्मन जो हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, ऐसे लोग थे। तो इतना इतना ये बेसिक आइडिया अपन को पता चलता है कि ऐसा अच्छा ऐसा हुआ था उस टाइम, उस दौरान। अब हम पढ़ते हैं शुरुआत से कहानी को। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था जिसने वर्ल्ड वॉर वन लड़ा 1914 से 1918 के दौरान बीच में, अलॉन्ग साइड विद ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट एलीट पावर, जो एलीट पावर है उनके खिलाफ लड़ा। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जिसको लेटर ज्वाइन कर लिया था यूएसए ने, ड्रेनिंग ऑल रिसोर्सेज ऑफ यूरोप, क्योंकि भाई वॉर में तो सबको पता है पूरे रिसोर्सेज का ड्रेनेज होता ही है।
एलीट पावर ने स्ट्रेंथ किया अपने आप को बाय यूएस एंट्री 1970 में यूएस की एंट्री के बाद एलीट पावर काफ़ी स्ट्रांग हुए, डिफीटिंग जर्मनी एंड द एक्सिस पावर इन 1918 में एक्सिस पावर पूरे को हरा दिया था जर्मनी के साथ। डिफीट एंड एब्डिकेशन, एम्परर जो था उसने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया था। गिव अपॉर्चुनिटी रिकास्ट जर्मन पॉलिटिक्स, तो बात ये चल रही थी कि वापस से जर्मन पॉलिटिक्स को रिकास्ट करा जाए। और एट वेमार नेशनल असेंबली, वेमार जगह और नेशनल असेंबली बनाई गई, इस्टेब्लिश करी गई, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और एक फेडरल स्ट्रक्चर को लाया गया। डेप्यूटीज इलेक्टेड रीच टैग जर्मन पार्लियामेंट को बोला जाता है। इक्वल एंड यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स दिए गए लोगों को, जिसमें वुमेन भी इंक्लूड करी गई। दिस रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल, उसके लोगों के द्वारा, जो लोग थे उनके कॉमन लोग थे, उन्हीं के द्वारा उसको अच्छी तरह से देखा नहीं गया, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द वॉर। जो उनको ट्रीटीज और वर्सलीज में जो हार्श ट्रीटी देखने को मिली, उसके कारण लोग खुश नहीं थे इन लोगों से जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब बनाई थी वेमार रिपब्लिक रीस्टेक करके। पीस ट्रीटी एट वर्सलीज विद एलीट पावर, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस थी। जर्मनी ने क्या लॉस्ट किया? ओवरसीज कॉलोनीज लॉस्ट करी इस ट्रीटी में। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन लॉस्ट किया। 13% टेरिटरीज लॉस्ट करी जर्मनी ने। 75% आयरन देना पड़ा उनको और 26% कोल देना पड़ा। इसके बाद एलीट पावर ने डीमिलिटराइज कर दी पूरी जर्मनी को, कि आप कोई भी अपना जर्मनी की जो मिलिट्री है आप उसको मिलिट्री को फॉर्म नहीं कर सकते। जर्मनी पेड कंपनसेशन ऑफ अराउंड 6 बिलियन यूरो। 1 यूरो होता है, 1 यूरो जो मैं आपको बताऊं वो अराउंड होता है 102.41 रुपये। तो आप लगा सकते हो कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ये भाई हज़ारों करोड़ में जा रहा है मामला। Many held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at the Versailles also। जो न्यू वेमार रिपब्लिक में लोगों ने वेमार रिपब्लिक को इसके लिए दोषित हो रहा है कि जो भी हमारे संग वर्सलीस में ट्रीटी हुई है, वेमार रिपब्लिक इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दोषीपूर्व है। दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, इन्होंने सपोर्ट किया था वेमार रिपब्लिक को। बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक्स इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स, ये कंजर्वेटिव नेशनल सर्किट्स के ईजी टारगेट बन गए। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, जिन्होंने वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ग्लोरीफाइड The First World War glorified soldiers and aggressive masculinity while hiding realities of trench line and suffering। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो ग्लोरीफाई कर रही थी एक सोल्जर की लाइफ को और उनकी एग्रेसिव मैस्कुलिनिटी को, बस वो छुपा रही थी रियलिटी को, जो कि ट्रेंच लाइफ और सफरिंग जो उनको झेलनी पड़ती है उस दौरान। काफ़ी ज़्यादा लोग जो डरे हुए होते हैं, जो रियलिटी थी वो किसी को बताई नहीं जा रही थी। In the unstable interwar period, aggressive nationalism and propaganda led to growing support for conservative dictatorship, weakening fragile democratics। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो अनस्टेबल इंटरवॉर पीरियड चल रहा था, फिर पॉलिटिकली इतना स्टेबल पीरियड भी नहीं चल रहा था, और एग्रेसिव नेशनलिज्म जो वहाँ पे बढ़ा जा रहा था, और जो प्रोपोगंडा लेड टू द ग्रोइंग सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के उसमें सपोर्ट में जा रहा था। वीकनिंग फ्रेजाइल डेमोक्रेसी को बिल्कुल कमज़ोर कर रहा था। बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक कोइंसाइड विद रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, जो वेमार रिपब्लिक के साथ साथ एक स्पार्सेस लीक करके एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग भी देखने को मिली हम लोगों को। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन में जो था वो डिमांड किया सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, एक मतलब डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाह रहा था वो एक डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाह रहा था। अपोज बाय, इसको किसने अपोज किया? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स ने। ये चाहते थे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना, पर वहाँ के जो लोग थे और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा चाह रहा था कि एक सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट बने। वीमार रिपब्लिक क्रश्ड अपराइजिंग वॉर वेटरन्स बाय यूजिंग, वेमार रिपब्लिक में क्या हुआ, वेमार रिपब्लिक को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। किसके द्वारा? वॉर वेटरन्स द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से आते थे, फ्री क्रॉप्स करके नाम था, इसमें वॉर वेटरन्स थे, और इस फ्री क्रॉप्स के द्वारा पूरा वेमार रिपब्लिक को तहस नहस कर दिया गया। द एंग्विश पासिस लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जो एंग्विश पासिस थे, जो गुस्से से भरे लोग थे, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी को फाउंड किया। आगे हम बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बिकम एनिमीज, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक दूसरे के एनिमी बन गए। डिडंट यूनाइट टू फॉट हिटलर से लड़ने के लिए भी ये दोनों साथ में नहीं आए, बजाय इसके भी कि हिटलर इन दोनों का, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट का कॉमन एनिमी था, कॉमन एनिमी फॉर बोथ।
पीपल ऑन बोथ एक्सट्रीम्स वांटेड ड्रास्टिक चेंज इन सोसाइटी। दोनों जगह पे लोगों को टोटल चेंज या ड्रास्टिक चेंज चाहिए था सोसाइटी में। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन मतलब टोटल चेंज। जो पॉलिटिकल चेंज जो उनको देखने को मिला उसने ऊंचाइयों पे ले गया इकोनॉमिक क्राइसिस को। इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1923 में। जर्मनी फॉट वॉर लार्जली ऑन लोन्स के, फिर उसको बाद में उसको जो पे करना था लोन्स को, रिपारेशंस, जिसके कारण उसको अपनी गोल्ड रिजर्व्स को एम्प्टी करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, डिप्लीशन ऑफ गोल्ड रिजर्व हुआ। जर्मनी रिफ्यूज टू पे। उसके बाद जर्मनी ने फ्रेंच को अपना जो भी पैसा था वो मना कर दिया देने को। फिर उसने फ्रेंच ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया उसका इंडस्ट्रियल एरिया रूर में, जहाँ पे कोल की माइनिंग, और वो इंडस्ट्रियल एरिया कोल से रिलेटेड था। इसके रेसिस्टेंस में जर्मनी ने क्या किया, अपनी पेपर करेंसी को छापने लग गए। वो पेपर करेंसी को वो छापने लग गए रेकलेसली, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे क्या हुआ, टू मच प्रिंटेड करेंसी लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। इन अप्रैल अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, एक $1 24,000 मार्क्स जो उनकी करेंसी थी उसके बराबर था। लेकिन दिसंबर आते आते एक $9 9,88,60,000 रुपये तक हो गया। सोच सकते हो आप, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन उन्होंने आ गई थी और करेंसी इतनी ज़्यादा छाप दी थी। बिल्कुल लोगों के लिए ब्रेड और इन सब छोटी मोटी चीज़ों खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उनको पे करना पड़ रहा था। बैग्स भर भर के, दो बैग्स भर भर के करेंसी आ रही थी सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए। हाइपर इन्फ्लेशन लीड्स टू प्राइजेस ऑफ गुड्स। प्राइजेस ऑफ गुड्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और परचेजिंग पावर जो लोगों की थी वो काफ़ी ज़्यादा घट गई। ये इन्फ्लेशन में यही होता है। इवेंचुअली अमेरिकन्स इंटरवीन, अमेरिका को बीच में आना पड़ा। उन्होंने जर्मनी को बेल कराई आउट ऑफ द क्राइसिस, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉस प्लान, जिसमें उन्होंने इनको सिस्टमेटिक वे में बताया और इनको हेल्प करी कि आप ऐसे ऐसे अपना रीपेमेंट कर सकते हो। 1924 से लेकर 1928 के बीच में हम देखते हैं सॉ सम स्टेबिलिटी। इसके दौरान में हमें 4 साल स्टेबिलिटी देखने को मिली। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। सैंड का मतलब है इसका जो बेस था वही प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश नहीं था, तो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते थे कि स्टेबिलिटी कब तक टिकने वाली है। जर्मन्स इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्रियल recovery was totally dependent on short-term loans, largely from USA। अब आगे हम देखते हैं क्या हुआ। जो उनकी इंडस्ट्रियल रिकवरी थी वो टोटली डिपेंडेंट किस पे कर रही थी, शॉर्ट टर्म लोन्स, लार्जली फ्रॉम USA। ओके। 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई, जो कि वहाँ पे जो पूरा वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वहाँ का बोला जाता है वो पूरा क्रैश हो गया 1929 में। 24 अक्टूबर ऑन वन सिंगल डे 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एक दिन में 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड हो गए, जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। लीडिंग स्टार्ट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसको बोला जाता है। 1929 से 1932 के बीच में नेशनल इनकम ऑफ USA फेल बाय हाफ। अब USA सपोर्ट कर रहा था उसको, जर्मनी को। अब USA ही खुद इकोनॉमिक क्राइसिस या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ चुका था, जिसके कारण फैक्ट्री शट डाउन हो गई, एक्सपोर्ट्स फेल हो गया, फार्मर्स वर बैडली हिट। द जर्मन इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, क्योंकि आप समझ चुके हो USA सपोर्ट कर रहा था, USA गिर गया तो वो जर्मनी को भी गिरना पड़ा। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस टू 40%। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड 6 मिलियन एट द टाइम। 60 लाख लोग उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड थे। एज जॉब डिसअपियर्ड यूथ टुक क्रिमिनल एक्टिविटीज़। सिंपल सी बात है, इस टाइम के दौरान यूथ बिल्कुल पागल हो जाता है और इधर उधर भटकने के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जल्दी भागता है वो, जिसके कारण कॉमन प्लेसेस पे भी बिल्कुल जाना एकदम खतरे से खाली नहीं था। इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर अमंग पीपल। मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसमैन थे वो डर से भरे हुए थे प्रोलिटेरियनाइजेशन के उनको ऐसा लगा कि ये इस टर्म का मतलब ये होता है एक्चुअली में कि उन लोगों को ऐसा लगा जो हम मिडिल क्लास हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, हम भी लेबर क्लास कैटेगरी में आने वाले हैं जल्दी से। बिग बिजनेस भी क्राइसिस में थे। वुमेन जो थी, जो औरतें थी, वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। पॉलिटिकली वेमार रिपब्लिक काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल, कमज़ोर पड़ गया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इनहेरिट डिफेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी काफ़ी सारे कमियाँ थी, और जिसके कारण डिक्टेटरशिप लोगों को एक रास्ता दिखने लगा, और इसी के कारण जो डेमोक्रेसी है कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल फ्रेजाइल हो गया और वनरेबल हो गया टू डिक्टेटरशिप। द वेमार रिपब्लिक फेस्ड अनस्टेबल कोएलिशन गवर्नमेंट्स एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आर्टिकल 48। जो वेमार रिपब्लिक थी, अनस्टेबल कोएलिशन गवर्नमेंट देखा उसने, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो उस टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट बन के आती थी आर्टिकल 48 यूज़ करती थी, अलाउिंग द प्रेसिडेंट टू रूल बाय डिक्री। प्रेसिडेंट फिर अपनी मर्जी से सरकार चलाता था, उसको कोई मतलब नहीं है कि सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए।
दिस लेड टू पब्लिक डिसइल्यूजनमेंट विद डेमोक्रेसी एज द सिस्टम फेल टू रिजॉल्व ऑनगोइंग क्राइसिस। अब हम आगे देखते हैं हिटलर राइज टू पावर। अब यहाँ से हिटलर जी आते हैं। हिटलर राइज टू पावर, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। जो इकोनॉमी में क्राइसिस थे, जो पॉलिटिकल सिस्टम में क्राइसिस हो रहे थे, सोसाइटी में जो क्राइसिस हो रहे थे, फॉर्म द बैकग्राउंड इन टू द हिटलर राइज इन पावर। ये हिटलर जो है 1889 में पैदा हुआ था इन ऑस्ट्रिया। स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, गरीबी में इसने अपना जवानी निकाली थी। वर्ल्ड वॉर 1 में इसने खुद भाग लिया था। एनरोल फॉर आर्मी, एक्टेड एज अ मैसेंजर इन फ्रंट। आगे जाके काफ़ी लोगों के सामने साथ में लड़ा, इसने हौसला बढ़ाया जिसके कारण आगे जाके कॉर्पोरल बना। अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, ब्रेवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको मेडल मिले। 1919 में ज्वाइन किया इसने स्मॉल ग्रुप जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसमें आगे जाके ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हेड बन जाता है, उसका पूरा कमांड सामान लगता है और उसको वापस से रीनेम करता है और जिसका नाम होता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसको हम बोलते हैं द नाजी पार्टी। आगे जाके इसको नाजी पार्टी बोला गया। इन 1923 प्लान्ड, इसने 1923 में क्या किया, प्लान किया टू सीज कंट्रोल ओवर बवेरिया। बवेरिया का एक जगह है, वहाँ पे इसने सोचा कि मैं इस जगह को अपने कंट्रोल में लेता हूँ। उसके ये फेल्ड हुआ इस अपने प्रोग्राम में। अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन, धोखेबाजी की वजह से इसको लिया गया हिरासत में और बाद में इसको छोड़ भी दिया। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नाजिज्म जो था काफ़ी ज़्यादा मास मूवमेंट बन गई, कि लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। अब कैसे पॉपुलर हुआ था इसको भी थोड़ा समझते हैं। इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपोगंडा स्टेड होप्स फॉर द बेटर फ्यूचर। जो इनके प्रोपोगंडा होते थे वो लोगों के अंदर होप और काफ़ी ज़्यादा वो आशा बढ़ाते थे कि हमारा एक बेटर फ्यूचर हो सकता है। इन 1928 नाजी पार्टी गॉट 2.6% वोट इन रीचटैग, जो जर्मन पार्लियामेंट है। 1928 में इनको 2.6% वोट मिले। 1932 में इट बिकेम लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। 37% वोट मिले इनको और ये इसने अपनी सरकार बना ली। हिटलर अ पावरफुल स्पीकर, जो एक पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव्ड पीपल, मतलब जो इसका पैशन देखते थे लोग और इसके वर्ल्ड के आइडियाज़ जो थे वो लोगों को काफ़ी हिला देते थे और लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करते थे कि हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। हिटलर प्रॉमिस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन एंड अंडू जस्टिस। हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा और अंडू करेगा जस्टिस को। जो इनजस्टिस हुआ था उनके संग ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज में, उसको ये अंडू करेगा। वर्सिलीज ट्रीटी एंड रीस्टोर डिग्निटी ऑफ जर्मन्स की डिग्निटी उसको वापस लाएगा। Hitler devised a new style of politics, understood significance of ritual and spectacle in mass mobilization। इसने समझ लिया था कि पॉलिटिक्स को नया स्टाइल देना पड़ेगा और वो लोगों को समझ गया था कि लोगों को क्या दिखाना है। एक अलग तरह से रिचुअल और सिस्टमेटिक वे में लोगों को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, जिसके कारण वो मास मोबिलाइजेशन को, यानी कि लोगों की भीड़ को एकत्र कर सकता है। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी। रेड बैनर्स बनाए गए, स्वास्थ्य करके, जो हम हिंदूज में आज इसको देखा भी जाता है, एक सिंबल होता है, इसका हल्का सा टेढ़ा होता था, तो स्वास्थ्य का इसने सिंबल निकाला। नाजी सल्यूट निकाला इसने। रिचुअलाइज्ड साउंड ऑफ एप्लॉस, अलग अलग तरह से लोगों को दर्शाया जाता था, अपलॉड किया जाता था। ये पार्ट ऑफ स्पेक्टिकल ऑफ पावर, मतलब अपनी पावर दर्शाने का एक तरीका बना लिया था उसने, जिसने लोगों को काफ़ी, तो इन सब चीज़ों ने प्रोजेक्टेड हिम एज अ मसीहा, अ सेवियर ऑफ पीपल दर्शाया। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी को। आगे हम देखते हैं 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट जो थे हिंडनबर्ग के, उन्होंने ऑफर्ड किया द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में, हिटलर को ये पोजीशन। हैविंग एक्वायर्ड दिस पावर, अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन फेब्रवरी। एक फरवरी में एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट करती है जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में। अब मिस्टीरियस फायर, इसको हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये लिंक करती है हिटलर के, कोई एक इसका सबूत है कि हिटलर ने ये जानबूझ के लगवाई होगी। दिस फायर सस्पेंडेड सिविक्स राइट्स, जो भी लोगों के सिविक राइट थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। आफ्टर दैट हिटलर मूव्ड हिज एनिमीज, कम्युनिस्ट, जो कि उसके कम्युनिस्ट करके जो लोग थे वो इसके एनिमी थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप में ये ले गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सेवियर, काफ़ी ज़्यादा हार्श था। आफ्टर कमिंग टू पावर, नाजी टारगेटेड कम्युनिस्ट फाइल्स इन ड्यूसलडोर्फ। 1000 अरेस्टेड, जिसमें से 1440 सिर्फ कम्युनिस्ट थे। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। हिटलर गॉट फुल पावर, हिटलर को पूरी पावर मिली गई। पार्लियामेंट को पूरा साइड कर दिया गया और उसने एक डिक्टेटरशिप थी उसको स्टैब्लिश कर दिया गया। नाजी पार्टी, सिर्फ नाजी पार्टी और उसकी यूनियन जो थे वो अलाउड थे, ऑल अदर वर बैंड।
नाजी पार्टी ने कंट्रोल ले लिया इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर और कोर्ट के ऊपर। स्पेशल पुलिस फोर्सेस क्रिएटेड, गिस्तापो करके सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई गई। एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और एसडी सिक्योरिटी सर्विस। ये जो सीक्रेट पुलिस थी ये क्या करती थी, सिंपली जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बीच में आके छुप जाती थी या फिर उन नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करती थी और लोगों को पता नहीं चलता था कि ये सीक्रेट पुलिस है। और कोई भी ऐसा आदमी जो ऐसी गतिविधि करता था और जो लोगों के सरकार के खिलाफ भाषण देता था या उसके आइडिया कुछ अलग होते थे जो कि उनको सही नहीं लगते थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी और ये अरेस्ट कर लेते थे उसको, उस आदमी को, और उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको उसमें जो भी पनिशमेंट उसको देनी होती वो दे दी जाती थी। पावर ऑफ पुलिस क्या थी, कैन अरेस्ट, टॉर्चर एंड डिटेन एनीवन, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं, ठीक है। नो लीगल प्रोसेस नीडेड, सेंड टू कंसंट्रेशन कैंप्स, कोई भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन कैंप में भेज दो। जिससे क्या हुआ, इन सब चीज़ों से लोगों के बीच में डर बढ़ गया और वो भी लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगे। नाजी रूल्ड बाय फियर एंड टेरर, फियर और टेरर से उसने अपना पूरा अपना शासन फैलाया था। रिकंस्ट्रक्शन किसका, आइए देखते हैं। हिटलर असाइंड इकोनॉमिक रिकवरी टू हिल्जमार सचात, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। हिल्जमार सचात ने गोल क्या बनाया कि हमें फुल प्रोडक्शन करना है और फुल एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को। स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम्स, क्रिएटेड फेमस जर्मन हाईवेज और वॉक्सवैगन, जो आज भी काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बनाती है, वॉक्सवैगन उस दौरान बनी थी। फॉरेन पॉलिसी सक्सेस करती है। लेफ्ट लीग ऑफ नेशंस 1933, रीऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1936, राइनलैंड को ये ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल पावर से अपनी कंट्रोल करने लग जाते हैं और उसके ऊपर अपना हक जमा लेते हैं। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को साथ में ले लेते हैं अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। टुक सुडेंटलैंड एंड चेकोस्लाविया, जिसको टेक्टिकली सपोर्ट करा जा रहा था इंग्लैंड द्वारा भी। जर्मनी ने स्टूडेंटलैंड और चेकोस्लाविया लेने के बाद हिटलर डिड नॉट स्टॉप, यहाँ पे वो रुका नहीं, हेयर हिटलर डू नॉट स्टॉप हेयर। सचात हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीअमेंडमेंट एज द स्टेट स्टिल रन ऑन डिफिशिट फाइनेंसिंग। हिटलर क्या है, जो अभी ये पूरा अभी इनका प्रोग्राम चल रहा था, इसके दौरान भी वॉर करे जा रहा था, अलग अलग जगह के अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। सचात ने इसको एडवाइस किया था कि अभी आप ऐसा मत करो, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अभी भी डेफिसिट में, पर इसने उसकी नहीं सुनी, हिटलर ने सचात की नहीं सुनी। और इसी लाइन से बोला जाता है कॉशियस पीपल हाउएवर हैव नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, सचात हैड टू लीव, सचात ने छोड़ दिया। हिटलर चूज वॉर टू सॉल्व इकोनॉमिक क्राइसिस। 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड ले लिया जर्मनी ने। बिगिन वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस से उसकी लड़ाई हो गई। ठीक है, सितंबर 1940 में हम देखते हैं ट्रिपाइटीट पैक्ट साइन किया जाता है जर्मनी, इटली और जापान द्वारा, जिससे क्या होता है, वो स्ट्रेंथ करता है अपने इंटरनेशनल पावर्स को, हिटलर क्लेम करता है। पपेट रेजिम्स बैठाई जाती हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हिटलर अपने कंट्रोल ले लेता है, जो भी उसने एरिया अपने अंडर सेटअप किया होता है। सेटअप अक्रॉस यूरोप बाय नाजीज। बाय एंड 1940 हिटलर वॉज एट द पिनिकल ऑफ पावर। 1940 के एंड में हिटलर जो है वो पिनिकल ऑफ पावर पे होता है। अटैक ऑन सोवियत यूनियन 1941 जून, ये इसकी बहुत बड़ी गलती होती है। इसमें क्या होता है, डिजास्टर एट स्टेलिनग्राड, सोवियत पुश्ड जर्मन्स बैक टू बर्लिन, सोवियत इनके ऊपर भारी पड़ गए और इनको पीछे बर्लिन तक खींच के ले गए। ईस्टर्न यूरोप अंडर द सोवियत कंट्रोल फॉर डिकेट्स, उसके बाद जो अंडर सोवियत ने वो कंट्रोल जो हिस्सा उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसको काफ़ी डिकेट्स तक उन्होंने कंट्रोल किया। यूएस रेसिस्टेड टू एंटर वॉर, यूएस पहले तो रेसिस्ट कर रहा था कि अभी हमें पिछले वर्ल्ड वॉर 1 में मैंने देख लिया है, तो इस वजह से मैं अभी आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसको आना पड़ा जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर दी। तो इस कारणवश हिटलर यूएस ने क्या किया, यूएस ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा इन जापान, जिसके कारणवश जापान को पीछे हटना पड़ा और इससे हिटलर की पावर कम हो गई और वॉर एंडेड May 45 विद हिटलर डिफीट, हिटलर की डिफीट हो गई। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे वॉर हार चुका था जर्मनी। नाउ वी रिटर्न टू हेलमट एंड हिज फादर स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। अब आप स्टोरी को लिंक कर सकते हैं कि यहाँ से नाजी जो पार्टी है हिटलर की डिफीट हुई, जिसके कारण सभी लोग अब सुसाइड करने के उस पर सोच रहे थे, और ये हेलमट की स्टोरी जो हमने शुरू में पढ़ी थी, अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो यहाँ से लिंक करी जा सकती है।
अब हम थोड़ा इसको और आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था, नाजी जो पार्टी है, और नाजी आइडियोलॉजी का मतलब है हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू क्या था। नो इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट रेशियल हायरकी, स्ट्रिक्ट रेशियल हायरकी का मतलब हम इसको समझते हैं। नॉर्डिक जो जर्मन्स थे, जो ब्लॉन्ड थे, उनके बालों के रंग जो ब्लॉन्ड तरह के गोल्डन टाइप होता है, ब्लू आइड आर्यंस थे, उनको सबसे ऊपर रखा गया रैंक में, जो मतलब लोगों की सोशल हायरकी में या रेशियल हायरकी में उनको सबसे ऊपर रखा गया आर्यंस को। ज्यूज एट लोएस्ट रंग, सबसे नीचे ज्यूस होते थे, कॉल्ड एंटी रेस्ट और आर्क एनिमीज। अदर रेसेस वर प्लेस्ड इन बिटवीन फिजिकल फीचर्स, अदर जो अलग अलग लोग होते थे ज्यूस के छोड़ के, और आर्यंस नॉर्डिक जो भी ऊपर हमने आर्यंस डिस्कस किए, अब उनको फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे अलग अलग लोगों को रखा जाता था। रेसिज्म इंस्पायर्ड फ्रॉम डार्विन्स एंड स्पेंसर थ्योरी, जो डार्विन और स्पेंसर की थ्योरी थी, बायोलॉजी में आप पढ़ते भी हैं, एवोल्यूशन थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने दी थी और स्पेंसर ने दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको हिटलर ने गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करके लोगों के सामने रखा कि जो एवोल्यूशन की थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ये कहती है कि वही सर्वाइव कर पाएगा जो फिटेस्ट होगा, जो फिट नहीं है उसको मार दो। हिटलर ने इसको ऐसे देखा। डार्विन स्पेंसर कंसेप्ट एंड आइडिया वर मिसयूज, नाजी आर्ग्यूमेंट सिंप्लीफाइड, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस सर्वाइव्ड, वीक पेरिश, वीक मतलब सबसे ज़्यादा, वीक को ख़त्म करो। आर्यन रेस मस्ट प्रिजर्व प्योरिटी, ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट, आर्यन रेस है उसको अपनी प्योरिटी बना के रखनी चाहिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और डोमिनेट करना चाहिए। जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट और लेमिनिज्म, लिविंग स्पेस, न्यू टेरिटरीज टू बी एक्वायर फॉर सेटलमेंट, अलग अलग जगह एक्वायर करनी चाहिए सेटलमेंट के लिए। एक्सपेंशन ईस्टवर्ड टू यूनाइट जर्मन्स जियोग्राफिकली, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करना चाहिए ताकि जर्मन्स को हम और अच्छे जगह दे पाएँ। पोलैंड एज एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड, पोलैंड एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड दिखा गया। एक्सपेंशन मीन्ट इंक्रीजिंग मटेरियल रिसोर्स एंड पावर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाजी रेशियल स्टेट, गोल क्रिएट प्योर रेशियल कम्युनिटी ऑफ नॉर्डिक आर्यंस, ये गोल था। एलिमिनेट ऑल अनडिजायरेबल फिजिकली, ओनली प्योर हेल्दी आर्यंस वर्दी ऑफ प्रोस्पेरिटी, इवन एक्सक्लूडेड इम्प्योर और एबनॉर्मल जर्मन्स, एबनॉर्मल जर्मन्स होते थे उनको भी ये मार देते थे। यूथानासिया programs targeted mentally physically unfit Germans, 1000 killed under Nazi officials like Helmut Father, हेलमत फादर ने जैसे खुद सुसाइड की थी ऐसी नाजी ऑफिशियल ने काफ़ी लोगों को मार दिया था। अदर प्रोसिक्यूटेड ग्रुप्स, जिप्सीज, जिप्सी एक कम्युनिटी होती है, रेशियल बैकग्राउंड पे उसको डिसाइड किया जाता है। एंड ब्लैक वर रेशियल इन्फीरियर, इनको काफ़ी रेशियली इन्फीरियर माना जाता था। पोल्स जो होते थे और रशियन जो थे कंसिडर शुमन फोर्स स्लेव लेबर, इनसे स्लेव लेबरी कराई जाती थी। ज्यूज जो थे वो वर्स्ट विक्टिम्स थे। हेटेड रूटेड इन ओल्ड क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ओल्ड इनकी जो भी कहानी रही है उसके कारण इनकी कारी हेटेड बनी रही है ज्यूज की क्रिश्चियन से, एक क्रिश्चियन स्टीरियोटाइप था। इंटेंसिफाइड बाय रेसिस्ट शीरोसाइंस, कन्वर्जन इनफेक्टिव, टोटल एलिमिनेशन एज सीन एज ओनली सोल्यूशन, इनका कन्वर्जन उसको इफेक्टिव नहीं देखा गया, इनका हिटलर ने समझा कि इनका एलिमिनेशन ही एक ओनली सोल्यूशन है। बाय 1933 और 1938 के बीच में ज्यूज टेरराइज्ड, पॉपुलाइज्ड, सेग्रेटेड, फोर्स टू इमिग्रेट, यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद 1939 से 1945 के बीच में हम देखते हैं कंसंट्रेशन एंड मास मर्डर कर दिया गया इनको गैस चैम्बर में, जो कि पोलैंड में मनाए गए थे। नाजी रेशियल यूटोपिया, नाजी रेशियल यूटोपिया का मतलब ये होता है एक तरह की ऐसी सोसाइटी जो उसको हम सपनों में सोचते हैं या फिर ऐसे सोचते हैं कि ये बिल्कुल ड्रीम लाइक है, बिल्कुल रियलिटी नहीं है। नाजी रेशियल यूटोपिया, वॉर एंड जेनोसाइड बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वॉर और जेनोसाइड एक ही सिक्के के पहलू बन गए, ठीक है। ऑक्यूपाइड पोलैंड डिवाइडेड इनटू नाजी पार्टी। नॉर्थ वेस्ट पोलैंड एनेक्स्ड टू जर्मनी, एथनिक जर्मन सेटल्ड, नॉर्थ वेस्ट पोलैंड में पूरे कंट्रोल ले लिया गया जर्मनी के द्वारा और एथनिक जर्मन्स को वहाँ पे रुकाया गया, और जो वहाँ के पोल्स थे जो पोलैंड में रहते थे लोग, उनको पोल्स पर जाता एक्सपेल्ड, भगा दिया गया टू जर्नल गवर्नमेंट एरिया। इट बिकेम प्लेस फॉर ऑल अनडिजायरेबल, मतलब उनको ऐसी जगह पे रखा गया कि वहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहता था। पॉलिश इंटेलिजेंसिया मर्डर टू सप्रेस रेसिस्टेंस, पॉलिश की जो वहाँ पे जो इंटेलिजेंस करके ऑर्गेनाइजेशन होगी, ग्रुप होगा, उसने मर्डर करने लग के इस रेसिस्टेंस के
अपोजिशन में। पॉलिश चिल्ड्रन टेस्टेड फॉर आर्यन ट्रायल्स, पॉलिश के जो लोग होते थे उनको आर्यन ट्रायल्स के लिए देखा जाता था। आर्यन लुकिंग चिल्ड्रन, जो गुड लुकिंग चिल्ड्रन होते थे, टेकन फॉर जर्मन अपब्रिंगिंग, उनको लिया जाता था और जर्मन अपब्रिंगिंग दी जाती थी उनको। अदर सेंट टू ऑर्फनेजेस एंड मेनी डाइड। जनरल गवर्नमेंट हाउस्ड लार्ज घेटोज एंड गैस चैम्बर्स, जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग घेटोज मतलब रूम बनाने लग गए और गैस चैम्बर्स उन्होंने क्रिएट कर दिए। सर्व्ड एज किलिंग फील्ड स्पेशली फॉर ज्यूस के लिए स्पेशली ये सब चीज़ें क्रिएट करी गई थी। ओके। यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर फोकस ऑन कंट्रोलिंग यूथ इनसाइड एंड आउटसाइड schools cleaned and purified, Jews politically unreliable teacher dismissed, अनरिलायबल टीचर जो होते थे ज्यूस की कैटेगरी के, उनको डिसमिस किया जाता था। सेग्रीगेशन, जर्मन्स और ज्यूस को अलग अलग सेपरेट किया गया। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जिप्सी, ज्यूस, हैंडीकैप्ड, एक्सपेल्ड, लेटर मर्डर्ड, इनको बाद में मर्डर कर दिया जाता था इनका। नाजी स्कूलिंग, प्रोलॉन्ग्ड आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, इनकी एक ट्रेनिंग दी जाती थी आइडियोलॉजिकली। री रिटन टेक्स्ट बुक्स, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस, ज्यूस स्टीरियोटाइप्स इवन इन मैथ क्लास में भी कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसमें ज्यूस का एग्जाम्पल लेके उनको नीचे दर्शाया जाता था। चिल्ड्रन टॉट लॉयल्टी टू हिटलर एंड हेट ज्यूस। स्पोर्ट्स फोस्टेड एग्रेशन, मतलब बॉक्सिंग तरह के ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स सपोर्ट किए जाते थे, प्रोत्साहन किए जाते थे बच्चों के बीच में, ताकि वो एग्रेसिव बने, मैस्कुलिनिटी को अपनी शो ऑफ करें। यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिसाइज्ड नाजी एजुकेशन, 10 साल की उम्र पे बच्चों को ज्वाइन करना पड़ता था जंग वॉक करके, हिटलर के यूथ करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती थी। एट 14 मैंडेटरी हो जाता था सब बच्चों को ये ज्वाइन करना। ट्रेनिंग ग्लोरीफाइड वॉर, कंडेम डेमोक्रेसी, ग्लोरीफाई करती थी ये वॉर को, ट्रेनिंग कंडेम करती थी डेमोक्रेसी को, और अनडिजायरेबल मतलब एक तरह से अपना पूरा प्रोपोगंडा बचपन से ही बच्चों के मन में भर दो। मैंडेटरी सर्विस इन लेबर सर्विस एंड आर्म्ड फोर्सेज आफ्टर 18। नाजी यूथ लीग फाउंडेड 1922 में, रीनेम्ड हिटलर यूथ 1926। अदर ग्रुप्स बैंड टू यूनिफाई यूथ अंडर नाजीज। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, वुमेन जो थे वर सीन रेडिकली डिफरेंट, आदमियों से अलग देखा जाता था इनको। फाइट फॉर वुमेन इक्वल राइट्स रिएक्टेड एज हार्मफुल, इनके लिए अगर हम सोचे आते थे मतलब एक तरह से इनको इन्फीरियर तरह से नहीं देखा जाता था, पर फाइट फॉर वुमेन्स इक्वल राइट्स रिएक्टेड एज हार्मफुल। गर्ल्स वर टॉट टू बिकम गुड मदर इनको बोला जाता था आपको बनना है, ऑफ प्योर आर्यन चाइल्ड। मेंटेन रेशियल प्योरिटी, डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूज से अपनी दूरी बना के रखो। रेस्पॉन्सिबल फॉर होम एंड नाजी वैल्यू एजुकेशन। उसके बाद में मदरहुड ग्लोरीफाइड एज क्रूशियल टू नाजी स्टेट्स। Hitler said, "Mother is the most important citizen. Women bearing racially desirable children rewarded with privileges. Honored crosses awarded for large Aryan families." जैसे कि ब्रॉन्ज क्रॉस किसको दिया जाता था, एक चाइल्ड चिल्ड्रन, जो भी औरत 4 बच्चे पैदा करती थी उसको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था। सिल्वर क्रॉस उसको दिया जाता जो 6 बच्चे पैदा करती थी, और गोल्ड क्रॉस, सोने का क्रॉस उसको दिया जाता है जो 8 बच्चे पैदा करती है उससे ज़्यादा। ठीक है, ऐसे प्रोत्साहन किया जाता था। नॉन कॉम्प्लाइंग आर्यन वुमेन हार्शली पनिश्ड, इनको पनिश किया जाता था। पब्लिक ह्यूमिलिएशन दी जाती थी, जेल, फैमिली लॉस फॉर कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियन, ये सब चीज़ें करने पे। नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, लैंग्वेज एंड मीडिया केयरफुली कंट्रोल की जाती थी। प्रोपोगंडा में नेवर यूज वर्ड्स लाइक किलिंग और मर्डर, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता था, बजाय न्यू वर्ड्स देखे जाते थे। वर यूज्ड फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूज, ऐसे यूथनाजिया फॉर डिजेबल्ड, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता था, हम ऊपर भी देख चुके हैं। इवैक्यूएशन, डिपोर्टेशन टू गैस चैम्बर्स डिस्गाइज्ड एज शावर्स, शावर की तरह दिखने वाले गैस चैम्बर बनाए जाते थे ताकि लोगों को पता न चले। विजुअल इमेजेस, स्लोगन्स, पोस्टर, फिल्म्स, रेडियो एंड लीफलेट्स, मीडिया यूज टू पॉपुलराइज नाजी वर्ल्ड व्यू, इन सब चीज़ों से अलग अलग तरह से इन सब चीज़ों को पॉपुलराइज करा गया था। ज्यूस कॉल्ड वर्मिन, रैट्स, पेस्ट compared to rodents. Socialists and liberals were attacked as weak and foreign agents. Nazi exploited emotions, channeled public anger at undesirables, efforts made to appeal to all population sections, showing and presenting Nazis as sole solution to people problems. Ordinary people and Nazism. Many Germans adopted Nazi worldview, believed Nazism would bring prosperity. However, not all Germans were Nazi. Some resisted, risking repression and death. Most were passive, silent witness. Jews' experience was extremely traumatic. और awareness of Holocaust came post-war, जब
पूरी वॉर हो गई तो उसके बाद पूरे होलोकास्ट की अवेयरनेस आई लोग पूरे वर्ल्ड वाइड। होलोकास्ट मेमोरी प्रिजर्व्ड थ्रू मेमोर्स म्यूजियम एंड मेमोरियल्स। तो भाई ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ यार कुछ कारण की वजह से। अब मैं कोशिश करूँगा बार बार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अपन धीरे धीरे एनसीईआरटी को क्लियर करते जाएंगे। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।